जियोग्राफी क्लास 6। तो इसमें जो सबसे पहले पृथ्वी बनाया गया, उसके बाद ध्रुव तारे का प्रकाश लंबवत दिखाया गया यानी 90 डिग्री। पोल स्टार यानी ध्रुव तारा जो होता है वो ध्रुव पे एकदम होता है, उसे ध्रुव तारे का प्रकाश जो लंबवत पड़ता है यानी 90 डिग्री। इस प्रकार ध्रुव तारे का प्रकाश पृथ्वी पर जहाँ जितने डिग्री का आपतन कोण बनाता है वह उतने डिग्री का अक्षांश होगा। ठीक है। किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण खगोलीय व भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया जाता है, जहाँ खगोलीय स्थिति को अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जबकि किसी स्थान को अन्य समीपवर्ती स्थानों, स्थलखंडों, जल राशियों आदि के परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक स्थिति के रूप में व्यक्त किया जाता है। उत्तरी ध्रुव के ठीक शीर्ष पर ध्रुव तारा सदैव स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव तारा की किरणें पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक ध्रुव पर समकोण अथवा 90 डिग्री का कोण बनाती है और उत्तरी ध्रुव से क्रमशः जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं ध्रुव तारे की किरणों के आपतन कोण के मान में कमी आती है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर अवस्थित जिन बिंदुओं पर ध्रुव तारे की किरणों का आपतन कोण जितने डिग्री का होता है, इन बिंदुओं को मिलाते हुए पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा को उतने डिग्री की अक्षांश रेखा कहते हैं। विदित है कि भूमध्य रेखीय भाग बाहर की ओर उभार वाला क्षेत्र है। फलतः यहाँ ध्रुव तारे की किरण के आपतन कोण का मान 0 डिग्री होता है। जैसे पृथ्वी बना दिए 60 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 65 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ। तो इनके बीच जो अक्षांश का कोण है, यदि अक्षांश का कोण यदि कम है तो निम्न अक्षांश है, यदि अक्षांश का कोण अधिक है तो उच्च अक्षांश है। और निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में होगा। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच को निम्न अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री या 66.5 डिग्री नॉर्थ को मध्य अक्षांश और 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री उच्च अक्षांश। और इसी तरीके से नीचे है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ निम्न अक्षांश, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का क्षेत्र निम्न अक्षांश है और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री मध्य अक्षांश और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उच्च अक्षांश है। और इसी तरीके से 23.5 डिग्री से साउथ से 65.5 डिग्री 65.5 नहीं 66.5 डिग्री साउथ या 65 डिग्री साउथ मध्य अक्षांश है और 65 डिग्री या 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक उच्च अक्षांश है। जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो इसे विषुव यानी इक्विनोक्स का समय कहते हैं। यह स्थिति वर्ष में 2 बार होती है, जहां 21 मार्च वाले विषुव को बसंत विषुव यानी स्प्रिंग इक्विनोक्स और 23 सितंबर को शिशिर विषुव यानी ऑटम इक्विनोक्स कहते हैं। विषुव के समय दोनों गोलार्धों में सूर्य तप की प्राप्ति एक समान होती है व दोनों गोलार्धों में समान अक्षांशों पर दिन या रात की अवधि समान होती है। सूर्य की लंबवत किरणों का उत्तरायण या दक्षिणायन स्थानांतरण होता है, जिसका कारण पृथ्वी का परिक्रमण है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के मध्य परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन 41,000 वर्षों के अंतराल पर होता है। पृथ्वी जो 0 डिग्री है, जिस बिंदु पर सूर्य
की किरणें लंबवत पड़ेंगी उसे अधः सौर बिंदु यानी लोअर सोलर पॉइंट बोलते हैं। फिर से पढ़ता हूँ, जिस बिंदु पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी उसे अधः सौर बिंदु यानी लोअर सोलर पॉइंट बोलते हैं। अधः सौर बिंदु वह बिंदु पृथ्वी पर स्थित अधः सौर बिंदु पृथ्वी पर स्थित वह बिंदु होता है जहाँ किसी दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं अथवा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन की अवस्था में है, जिससे पूर्वी भाग में सौर विकिरण की प्राप्ति पहले तथा पश्चिमी भाग में बाद में होती है, अतः अधः सौर बिंदु पृथ्वी पर अक्षांश रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, किंतु जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो उसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून के समय नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, जहाँ दिन की अवधि 24 घंटे होती है, लेकिन घड़ी में दिन व रात का निर्धारण होता है। इसी प्रकार मकर संक्रांति के समय स्थिति ग्रीष्म अयनांत के ठीक विपरीत होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन व उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात्रि होती है। इसी प्रकार 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन जबकि दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रात्रि होती है। सह अक्षांश को लैटिट्यूड। सह अक्षांश किसी अक्षांश का 90 डिग्री से उसका अंतर होता है। जैसे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश 90 - 30 = 60 यानी 60 डिग्री अक्षांश होता है। ध्यातव्य है कि सह अक्षांश को उत्तरी एवं दक्षिणी के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, क्योंकि यह उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों हो सकता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन या रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। देशांतर लॉन्गिट्यूड। देशांतर को हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट के देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाकर खींची जाती है तथा अक्षांश रेखाओं को विशेष कोण पर काटती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री की देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, किंतु विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी में कमी आती है। किसी एक देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है, जिसे लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींचा गया है, जिसे मध्य देशांतर कहा गया, क्योंकि यह पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई देशांतर रेखा के रूप में स्वीकार की गई है। इसे ग्रीनविच देशांतर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे ग्लोब पर खींची गई देशांतर रेखा 180 डिग्री की होगी। वास्तव में 180 एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं न तो पूर्व होंगी न ही पश्चिम, बल्कि 0 डिग्री देशांतर संपूर्ण ग्लोब को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करता है। वहीं 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध जबकि पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध अवस्थित है। समय की गणना या समय का निर्धारण। चूंकि पृथ्वी घूर्णन करती है
और पृथ्वी को एक पूर्ण घूर्णन करने में यानी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगता है। या हम कह सकते हैं 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट का समय लगता है। या हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। और जब हम पूरब की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय कम होता है। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर के 2 बजे हैं, तो 40-40.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। तो 40.5 डिग्री से 10 डिग्री घटा देंगे यानी 30-30.5 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो 30.5 डिग्री में 122 मिनट का अंतर हो जाएगा। क्योंकि हम पूर्व में जा रहे हैं तो समय आगे होगा यानी 2 घंटे 2 मिनट का अंतर होगा, अर्थात 4:02 होंगे यानी 4:02 PM होगा समय। किसी भी देशांतर के विपरीत सिरे को प्राप्त करने हेतु दिए गए देशांतर को सदैव 180 डिग्री से घटाते हैं, जबकि अक्षांश के विपरीत अक्षांश को उत्तर एवं दक्षिण में परिवर्तित करते हैं। के साथ लेक्चर 7 समाप्त। जियोग्राफी लेक्चर 7, इसमें पहले क्वेश्चन है, या इससे पहले लेक्चर 6 का थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। किसी भी देशांतर के विपरीत सिरे को प्राप्त करने हेतु दिए गए देशांतर को सदैव 180 डिग्री से घटाते हैं, जबकि अक्षांश के विपरीत अक्षांश को उत्तर एवं दक्षिण में परिवर्तित करते हैं। अब लेक्चर 7 हम शुरू करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन दिया गया है, एक हवाई जहाज 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उड़ान भरता है और पृथ्वी के ठीक विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, तो हवाई जहाज कहाँ उतरेगा। अब इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि उड़ान ये भर रहा है 120 डिग्री ईस्ट से देशांतर से और 30 डिग्री नॉर्थ देशांतर से, तो इसका विपरीत सिरा हो जाएगा। विपरीत सिरा हो जाएगा 180 में से 120 घटा देंगे यानी 60 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री साउथ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसमें 180 डिग्री को 2 बार गिन लिया जाता है, जबकि दोनों एक ही हैं। वास्तव में यह इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें 0 डिग्री देशांतर की गणना नहीं की जाती है। ठीक है। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111.13 या 16 किलोमीटर होती है, जो कि अधिकतम है। वहीं ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य दूरी में निरंतर कमी आती है, जहां ध्रुवों पर इनके मध्य की दूरी घटकर 0 हो जाती है। वास्तव में ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। ध्यातव्य है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर यह दूरी घटकर विषुवत रेखा की आधी रह जाती है। अब हम देखते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोर या गोरे कहलाता है। दोबारा से बोलता हूँ। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोर या गोरे कहलाता है। वहीं लेक्सोड्रोम किन्हीं 2 देशांतर रेखाओं के मध्य खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो समय के सूक्ष्म अंतराल को स्पष्ट करने में सक्षम है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र ग्रिड कहलाता है। कोई देशांतर वृत्त जिसमें पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलार्धों को शामिल किया जाता है, वह किसी एक अक्षांश वृत्त को 2 बार काटती है, जबकि ध्रुवों पर ये आपस में मिल जाती हैं। सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात सूर्य की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा विसरित हो जाती हैं। अर्थात जब सौर विकिरण धूल के कणों से टकराती है तो यह फैल जाती है।
जिससे प्रकाश लालिमा के रूप में दिखता है, जिसे ट्विलाइट कहते हैं। सूर्योदय के 6 डिग्री पहले स्थित स्थानों पर दिखने वाला प्रकाश नागरिक ट्विलाइट कहलाता है। दोबारा से बोलता हूँ, सूर्योदय के 6 डिग्री पहले स्थित स्थानों पर दिखने वाला प्रकाश नागरिक ट्विलाइट, 12 डिग्री पहले दिखने वाला प्रकाश नॉटिकल अथवा समुद्री ट्विलाइट और 18 डिग्री पहले दिखने वाला प्रकाश खगोलीय ट्विलाइट कहलाता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूर्णन कर रही है, अतः ट्विलाइट सभी अक्षांशों पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। स्थानीय समय, लोकल टाइम, किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय का निर्धारण, दोबारा से बोलता हूँ, किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय का संबंध उस स्थान के समय विशेष को घड़ी के आधार पर जानना होता है। जब किसी देशांतर पर सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, अर्थात सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो वहाँ मध्याह्न यानी दोपहर के 12 होता है। और यदि यहाँ मध्याह्न सूर्य के अनुसार घड़ी में 12 बजा दे, सूर्य के साथ घड़ी में 12 बजा दे, तो वह घड़ी जो समय बताएगी वह स्थानीय समय होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी स्थान पर मध्याह्न सूर्य की सहायता से निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। किन्हीं दो स्थानों जो कि एक दूसरे के सापेक्ष पूर्व पश्चिम में अवस्थित हैं, तो इन स्थानों का स्थानीय समय भी अलग अलग होगा, लेकिन एक ही देशांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय एक ही होगा। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वैश्विक पैमाने पर यह देखा गया कि परिवहन साधनों के संचालन, कार्यालयों, विद्यालयों, टेलीग्राफ आदि के संचालन में स्थानीय समय के समायोजन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी, जिससे बचने के लिए किसी एक देश या प्रदेश के समय को मानकीकृत किया गया। यही उस प्रदेश या देश का मानक समय कहलाया। मानक समय के निर्धारण में स्वीकार किया गया कि यह रेखा 7.5 या 15 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए, अर्थात मानकीकरण में आधे घंटे देशांतर को गुणक माना गया। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि मानक समय रेखा किसी देश या प्रदेश के लगभग मध्य से होकर गुजरनी चाहिए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में यह रेखा मिर्जापुर के विंध्याचल क्षेत्र के अमरावती चौराहा से होकर गुजरती है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जहाँ 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण दोबारा से इतना पढ़ता हूँ, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जहाँ 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश का कीबुथु यानी 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण भारत के पूर्वी छोर, सबसे पूर्वी छोर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का कीबुथु एवं पश्चिमी छोर गुजरात का गुहार माता एवं पश्चिमी छोर गुजरात का गुहार माता के मध्य लगभग
2 घंटे का अंतर होने के कारण यह मानक समय रेखा समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर राज्य 2 समय रेखाओं की मांग कर रहे हैं। वह संभवतः इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। रूस का देशांतरीय विस्तार लगभग 152 डिग्री 30 मिनट है। फलतः यहाँ 9 समय रेखाएं हैं, पहले 11 थी। इसी प्रकार यूएसए में 4 जबकि कनाडा में 6 मानक समय रेखाएं हैं। एक क्वेश्चन है, यदि भारत उत्तर की ओर सरक कर आर्कटिक के पास पहुंच जाए तो उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होगा। ऑप्शन ए दोनों समान होगा, ऑप्शन बी दोनों में कमी आएगी, ऑप्शन सी अक्षांशीय विस्तार वही रहेगा, देशांतरीय विस्तार बढ़ जाएगा, और ऑप्शन डी है देशांतरीय विस्तार वही रहेगा, अक्षांशीय विस्तार बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षांशीय विस्तार वही रहेगा और देशांतरीय विस्तार बढ़ जाएगा। अब इसके उत्तर को हम डिटेल में देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार वही रहेगा क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों तक 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है, जबकि देशांतरीय विस्तार बढ़ जाएगा क्योंकि उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कमी आती है। ऐसी दशा में भारत से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि लेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। वर्ष 1884 में यूएसए के वार्षिक गठन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, जिसमें इस बात को निर्धारित किया गया कि 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय होगा। साथ ही इस सम्मेलन में वैश्विक पैमाने पर समय के निर्धारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि 180 डिग्री देशांतर के सहारे होकर गुजरती है। लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा और इंटरनेशनल डेट लाइन दोनों एक नहीं है। इंटरनेशनल डेट लाइन को किसी स्थलीय भाग से होकर नहीं गुजारा गया क्योंकि इस रेखा पर समय को 24 घंटे में विभाजित किया गया है। इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध व पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध अवस्थित है। इंटरनेशनल डेट लाइन पर दोनों गोलार्धों के छोर अवस्थित हैं, जहां इन छोरों पर समय का अंतर 24 घंटे का होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति या यात्री इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करता है तो 1 दिन की वृद्धि या कमी होती है। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो इसका मतलब है कि वह एक समय के बाद पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध में पहुंच जाएगा। यदि कोई यात्री पूर्वी गोलार्ध में पूर्व की ओर यात्रा करते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर जाता है तो वह पश्चिमी गोलार्ध के पश्चिमी छोर पर पहुंच जाता है, तो उसे 1 दिन का घाटा होता है, अर्थात वह 24 घंटे पीछे चला जाता है। इसी प्रकार यदि कोई यात्री पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए आईडीएल को पार करता है तो वह पूर्वी गोलार्ध के पूर्वी छोर पर पहुंच जाता है, तो उसे 1 दिन का लाभ होता है, अर्थात वह 24 घंटे आगे पहुंच जाता है। यदि इंटरनेशनल डेट लाइन को स्थलीय भाग से होकर गुजार दिया जाता तो उस स्थल खंड पर इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व एवं पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता, जिससे कार्यालयों, विद्यालयों
परिवहन आदि के संचालन में असुविधा होती। फलतः इस समस्या से बचने हेतु इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्री देशांतर के समानांतर न खींचकर 3 बार विचलित किया गया है, जो कि है। पहला है यूएसए का अल्यूसियन द्वीप समूह 180 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है, जिसे बचाने हेतु यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन को 169 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींचा गया है। दूसरा है रूस का भूखंड भी 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में फैला है। फलतः यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्री वेस्ट से होकर खींचा गया है। और तीसरा है तीसरी बार प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीपों जैसे फिजी, टोगा आदि को बचाने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ा गया है। इस प्रकार इंटरनेशनल डेट लाइन में कुल 3 विचलन व 8 मोड़ पाए जाते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित क्वीन मॉड पर्वत से होकर गुजरती है। साथ ही यह रॉस सागर एवं रॉस बर्फ शेल्फ से होकर गुजरती है। अब चलिए हम मैपिंग पे बात कर लेते हैं। मैपिंग तो मैपिंग के 3 टाइप्स होते हैं, फिजिकल अथवा नेचुरल, पॉलिटिकल और थीमेटिकल, और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं रीजनल जियोग्राफी। तो मैपिंग में होता है व्हाट, वेयर, वाई। व्हाट जो होता है मैपिंग में वो फैक्ट होता है, वेयर जो होता है वो भी फैक्ट होता है, लेकिन वाई जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो गल्फ सबसे बड़ा होता है, उससे कम बड़ा बे, उससे कम बाइट और सबसे कम साउंड। दूसरा और देखें तो जल संधि या जल डमरू मध्य, सेल और पॉसेस या चैनल बोलते हैं। स्थल संधि या इस्थमस बोलते हैं। त्रिभुज होगा तो चोटी दिखाएंगे और उल्टा त्रिभुज होगा तो उसे गर्त को मैप में दिखाया जाता है। अब चलिए हम पीडीएफ को पढ़ते हैं। पीडीएफ जो मिलता है क्लास नोट्स उसे पढ़ते हैं। तो उसमें है क्या भारत में 2 टाइम जोन होने चाहिए? संदर्भ, भारत एक विशाल देश है जिसका विस्तार पूर्व में बांग्लादेश की सीमा से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक है। लेकिन विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन है। वर्षों से विभिन्न नागरिकों और राजनेताओं के बीच इस बात पर बहस जारी है कि भारत में 2 अलग अलग टाइम जोन होने चाहिए या नहीं। एक तरफ पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा मांग की जाती है कि उनके समय को 2 से ढाई घंटे बढ़ा दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध किया जाता है और विरोध के संदर्भ में तर्क यह दिया जाता है कि अलग टाइम जोन बनने से कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। वर्तमान संदर्भ, वर्तमान में 2 टाइम जोन का प्रस्ताव स्वयं राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया गया है, जो कि भारत में आधिकारिक मानक समय का निर्धारण करता है। इसमें दूसरा पॉइंट है वर्तमान संदर्भ में, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने भारत में 2 टाइम जोन की आवश्यकता के संदर्भ में एक शोध लेख प्रकाशित किया है। इस शोध में एक नए टाइम जोन का प्रस्ताव है जो कि वर्तमान टाइम जोन से 1 घंटा आगे होगा। तीसरा पॉइंट है करंट साइंस में प्रकाशित इस लेख ने एक बार फिर से अलग टाइम जोन की मांग संबंधी बहस को हवा दी है। चौथा पॉइंट है इस शोध में बताया गया है कि कैसे 2 टाइम जोन की समय सीमा को अलग अलग निर्धारित किया जा सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला का प्रस्ताव।
इसमें पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा जारी शोध पत्र 2 टाइम जोन यानी IST-1 UTC प्लस 5.5 डिग्री मतलब 5.5 घंटा और IST-2 UTC प्लस 6.5 घंटा निर्धारित करने की मांग करता है। सीमांकन की प्रस्तावित रेखा, दूसरा पॉइंट है, सीमांकन की प्रस्तावित रेखा 89 डिग्री 52 मिनट ईस्ट असम और पश्चिम बंगाल के बीच संकीर्ण सीमा रेखा है। तीसरा पॉइंट है, इस रेखा के पश्चिम में स्थित राज्य भारतीय मानक समय अर्थात IST-1 का पालन करना जारी रखेंगे और इस रेखा के पूर्व में स्थित राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह IST-2 का पालन करेंगे। चौथा पॉइंट है, शोधकर्ताओं का अनुमान है कि लेख में बताए गए सूत्र के आधार पर सालाना 20 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी। और पांचवा पॉइंट है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के इस विचार को संभव बनाने के लिए नए टाइम जोन में दूसरी प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी। मानक समय, पहला पॉइंट है, प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो अक्षांश और देशांतर में अंतर के आधार पर मापा जाता है। भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद को केंद्र में रखकर होता रहा है, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक भारत में एक ही टाइम जोन मान्य है। यह व्यवस्था वर्ष 1906 में बनाई गई थी। हालांकि 1948 तक कोलकाता का आधिकारिक समय अलग से निर्धारित होता था और इसका कारण यह था कि वर्ष 1884 में वांशिक गठन में विश्व के सभी टाइम जोन्स में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे। इसीलिए कोलकाता का टाइम जोन दूसरे मान्य टाइम जोन के रूप में प्रचलित रहा। गौरतलब है कि मुंबई का समय भी 1955 तक अलग से मापा जाता था, हालांकि उसे आधिकारिक तौर पर कभी लागू नहीं किया गया। एक से अधिक टाइम जोन की आवश्यकता। विस्तृत भूभाग वाले हमारे देश में एक से ज़्यादा टाइम जोन की ज़रूरत की स्पष्ट वजह यह है कि देश के कई हिस्सों में सूरज दूसरे हिस्सों के मुकाबले पहले उगता और अस्त होता है। पूर्वोत्तर में सुबह और शाम देश के बाकी हिस्सों की तुलना में जल्दी होते हैं। इस कारण एक निश्चित समय सारणी के अनुसार खुलने वाले दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही वायुयानों की उड़ानों आदि के संचालन में भी असुविधा होती है। एक से अधिक टाइम जोन की मांग कितना व्यवहारिक। देश के पूर्वी हिस्से में सूर्योदय सुबह लगभग 4 बजे अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, परंतु शेष भारत की तरह यहाँ भी दफ्तर जाने का समय सुबह 10 बजे है। अर्थात दिल्ली में कोई व्यक्ति तरोताज़ा होकर दफ्तर पहुँचता है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यक्ति दिन का काफ़ी समय गुजरने के बाद दफ्तर पहुँचता है। इस प्रकार से वह काम से लौटते वक्त ही नहीं बल्कि जाते वक्त भी थका हुआ होता है। पूर्वी पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में इतने अंतर के कारण मानव श्रम तथा वर्ष भर में अरबों यूनिट बिजली का नुकसान होता है। मानव श्रम की हानि से निश्चित तौर पर
इन राज्यों का विकास बाधित होता है। यह तो निश्चित है कि अलग मानक समय की व्यवस्था से मानक श्रम का उचित प्रबंधन और बड़ी मात्रा में बिजली की बचत की जा सकती है। एक अन्य उपाय के अनुसार अलग अलग मानक समय बनाने की बजाय पूर्वोत्तर राज्यों में काम काज का समय 1 या 2 घंटे पहले करना भी इस समस्या का व्यवहारिक और प्रभावी समाधान हो सकता है। अलग टाइम जोन का वैश्विक परिदृश्य। पहला पॉइंट है, विभिन्न देशों में समय को किसी कठोर नियम के माध्यम से ही नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के अनुसार भी निर्धारित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है जहां 12 टाइम जोन है, वहीं रूस में 11 टाइम जोन है। तीसरा पॉइंट है, बर्फीले देश अंटार्कटिका की विशालता के कारण वहां 10 टाइम जोन है। बर्फीले देश अंटार्कटिका की विशालता के कारण वहां 10 टाइम जोन है। चौथा पॉइंट है, अमेरिका में 9 टाइम जोन है। ब्रिटेन में भी 9 टाइम जोन का इस्तेमाल करता है। पांचवा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में केवल 8 टाइम जोन है। यहाँ के एक हिस्से में जब सुबह के 5 बजते हैं तो उसी समय दूसरे हिस्से में सुबह के 11 बज चुके होते हैं। और छठा पॉइंट है, छोटा सा देश डेनमार्क भी 5 टाइम जोन में विभाजित है। निष्कर्ष, टाइम जोन के प्रति एक आम भारतवासी के मन में यही छवि है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे बदला नहीं जा सकता और इसके कारण होने वाले नुकसान को हमें हर हाल में झेलना ही होगा, जबकि ऐसा है नहीं। अब तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने भी अलग टाइम जोन बनाने का प्रस्ताव सामने रख दिया है। यदि अलग मानक समय की व्यवस्था से मानव श्रम का उचित प्रबंधन और बड़ी मात्रा में बिजली की बचत की जा सकती है तो इस संबंध में विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ लेक्चर 7 समाप्त। जियोग्राफी क्लास 8, पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहले परिचय या भूमिका, दूसरा जानकारी के स्रोत, तीसरा अभिनव विचार, चौथा जानकारी के बहुआयामी लाभ या महत्व और पांचवा है निष्कर्ष। तो परिचय या भूमिका को फिर 2 भागों में बांट के देखेंगे, एक आंतरिक भौतिक दशा और दूसरा अध्ययन आवश्यक क्यों है। फिर जानकारी के स्रोत को हम 3 भागों में बांटेंगे, प्रत्यक्ष स्रोत या प्रमाण, अप्रत्यक्ष स्रोत या प्रमाण और सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। उसके बाद तो अभिनव विचार है ही, जानकारी के बहुआयामी लाभ या महत्व तो है ही और लास्ट में निष्कर्ष है ही। तो हम देखते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी से केंद्र यानी सतह से केंद्र के बीच की दूरी 6370 किलोमीटर या 71 या 78 किलोमीटर है। तो आंतरिक भाग से सतह से केंद्र तक दूरी 6370 या 71 या 78 किलोमीटर है। आंतरिक भाग की भौतिक दशा अर्थात विभिन्न गहराइयों एवं विभिन्न क्षेत्रों में इनके घनत्व, ताप, दाब, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था संबंधी अध्ययन को ही पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना का अध्ययन कहा जाता है। तो पढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से केंद्र तक 6370, 71 या 78 किलोमीटर, विभिन्न गहराइयों एवं क्षेत्रों में घनत्व, ताप, दाब, चट्टानों की पदार्थीय अवस्था आदि विशेषताओं के अध्ययन का संबंध पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा से है, जहां इस जानकारी के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी एवं भूकंप जैसे आपदाओं के प्रबंधन के साथ ही अधिवासों का वैज्ञानिक स्तर पर विकास करने एवं अन्य विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं।
इसीलिए इसका अध्ययन अपरिहार्य हो जाता है। मानव के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर प्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी के निम्नलिखित स्रोत या प्रमाण हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत या प्रमाण, प्रत्यक्ष स्रोत या प्रमाण को 4 भागों में बांटेंगे। पहला ज्वालामुखीयता, दूसरा खनन एवं उत्खनन, तीसरा परवेधन यानी ड्रिलिंग, और चौथा है मानव मिशन। तो ज्वालामुखीयता क्या है? ज्वालामुखीयता से निःसृत पदार्थ जो हमें आंतरिक भाग के पदार्थों के संगठन एवं विशेषताओं को बताते हैं। खनन एवं उत्खनन, जैसे दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों की गहराई 3 से 4 किलोमीटर है। यहाँ रॉबिन्सन डीप सबसे गहरी खान है। परवेधन, विभिन्न प्रकार की परवेधन परियोजनाओं के द्वारा, जैसे डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, विभिन्न प्रकार की परवेधन परियोजनाओं के द्वारा जैसे डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। विदित है कि विश्व में समन्वित महासागरीय परवेधन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अब तक सर्वाधिक गहराई में परवेधन आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र यानी 12 या 12.9 किलोमीटर में है। मानव मिशन, अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों का अध्ययन जहां मानव मिशन संभव हो अथवा हुआ हो उसे प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत रखा जा सकता है। अप्रत्यक्ष स्रोत या प्रमाण या विधि, इसको हम 4 भागों में फिर बांटेंगे। एक अन्य ग्रहों उपग्रहों उल्कापिंडों का अध्ययन, दूसरा घनत्व पर आधारित प्रमाण, तीसरा ताप पर आधारित प्रमाण, और चौथा है दाब पर आधारित प्रमाण। अन्य ग्रहों उपग्रहों उल्कापिंडों का अध्ययन में हम देखेंगे कि उल्कापिंड जो है, उल्कापिंड में जैसे फेरियम निकिल की प्रधानता होती है। तो फिर ये जब पृथ्वी के अंदर है तो विरल से सघन वायुमंडल होता है। उल्कापिंड जब पृथ्वी पर आते हैं तो विरल से सघन वायुमंडल होता है, मतलब विरल वायुमंडल से सघन वायुमंडल में आते हैं तो इनमें घर्षण होता है। घर्षण होता है तो ये जल उठते हैं। जब जल उठते हैं तो टूटता तारा इन्हीं को बोला जाता है, यानी शूटिंग स्टार इन्हीं को बोला जाता है। घनत्व पर आधारित प्रमाण में अगर हम देखें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जहाँ द्रव्यमान को ग्राम में दिखाते हैं और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में दिखाते हैं। यानी द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती है आयतन, घनत्व व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के। ठीक है, जैसे पृथ्वी का औसत घनत्व की अगर हम बात करें तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं क्रस्ट का औसत घनत्व की बात करें तो 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और मेंटल का औसत घनत्व की बात करें तो 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और कोर का औसत घनत्व की बात करें तो 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यानी गहराई में वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि विभेदन की प्रक्रिया होती है। और विभेदन की प्रक्रिया के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व तो उसका होगा जो पृथ्वी के एकदम नीचे होगा, उससे कम जो उससे ऊपर होगा, और सबसे कम जो सबसे ऊपर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं, इसमें हमें 2 मत दिखाई देते हैं। इनमें हमें 2 मत दिखाई देते हैं, घनत्व पर आधारित जो है उस पर हमें 2 मत दिखाई देते हैं। प्रथम मतानुसार पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर गहराई बढ़ती है, जिससे चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। इससे गहराई में वृद्धि के साथ दाब में समान दर से वृद्धि होगी। चूँकि दाब समानुपाती घनत्व के है, इसलिए घनत्व में वृद्धि होगी। और वहीं दूसरे मतानुसार की बात करें तो सतह से केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा,
यहाँ अपेक्षाकृत ऊपरी भागों में हल्की चट्टानें और अपेक्षाकृत निचले भागों में भारी चट्टानें बैठेंगी। फिर गहराई अगर बढ़ेगी इन दोनों में, मतलब गहराई बढ़ी तो दाब में असमान दर से वृद्धि होगी, और जब दाब में असमान दर से वृद्धि होगी तो घनत्व में भी वृद्धि हो जाएगी। या इसी को दूसरी तरह से अगर देखें तो सतह से केंद्र की ओर जब जाएंगे तो समान दर से दाब में वृद्धि के कारण एक सीमा के उपरांत दाब तो बढ़ेगा लेकिन घनत्व में वृद्धि नहीं होगी। तो यह तो हो गया घनत्व पर आधारित। अब तीसरा देखते हैं ताप पर आधारित प्रमाण। चूंकि गहराई, जब हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाएंगे तो गहराई तो बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा, और ताप वृद्धि का औसत दर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 98 या 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान अत्यधिक होता है, जिसका प्रभाव होता है कि चट्टानें गर्म गलित अवस्था में होती हैं। इसका प्रमाण है ज्वालामुखी उद्गार या उससे निकलने वाली लावा। ठीक है, ताप वृद्धि के कारण क्या है, चलिए ये देखते हैं। ताप वृद्धि के कारण में पहला है आंतरिक भाग में चट्टानों के भीतर रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन, और दूसरा कारण है आंतरिक एवं बाह्य बल या अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, और तीसरा है ऊपरी चट्टानों का वजन, और चौथा है आंतरिक भाग में रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये थे ताप वृद्धि के कारण। अब नोट में हम एक चीज़ और पढ़ते हैं। सतह से केंद्र की ओर गहराई में वृद्धि के साथ औसत ताप वृद्धि दर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन विभिन्न गहराइयों पर वास्तविक ताप वृद्धि दर भिन्न भिन्न है। जैसे कि गहराई में वृद्धि के साथ ताप वृद्धि में कमी भी देखी जाती है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं कि गहराई में वृद्धि के साथ ताप वृद्धि में कमी को दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग है अपेक्षाकृत ऊपरी भागों में ताप वृद्धि दर अधिक, क्योंकि यहाँ रेडियोधर्मी पदार्थों की उपलब्धता अधिक है। और दूसरे भाग में हम देखते हैं, दूसरे में अपेक्षाकृत निचले भागों में ताप वृद्धि दर कम, क्योंकि यहाँ रेडियोधर्मी पदार्थों की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। अब चौथा प्रमाण हम जो देखते हैं दाब पर आधारित प्रमाण। तो दाब पर आधारित प्रमाण में सबसे पहले हम देखते हैं गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलता है अथवा पिघलना प्रारंभ होता है। दाब मतलब वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलता है अथवा पिघलना प्रारंभ होता है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। दाब एवं गलनांक बिंदु में समानुपाती संबंध होता है। दाब आधारित प्रमाण के अनुसार सतह से केंद्र की ओर गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ दाब में भी वृद्धि होता है, और दाब में वृद्धि के कारण गलनांक बिंदु में भी वृद्धि के कारण यह संभव है। दोबारा से इतना पढ़ता हूँ, साथ ही साथ दाब में भी वृद्धि होता है और दाब में वृद्धि के कारण गलनांक बिंदु में भी वृद्धि के कारण यह संभव है कि आंतरिक भाग में अधिक तापमान के बावजूद चट्टानें ठोस अवस्था में रह सकें। जैसे आंतरिक क्रोड का तापमान विभिन्न परतों में सर्वाधिक होने के बावजूद यह ठोस अवस्था में है। नोट में देखते हैं, उपरोक्त अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जहां इनमें मौजूद कमियों को दूर करने के क्रम में भूकंपीय तरंगों के अध्ययन को आधार बनाया गया, जो कि अप्रत्यक्ष स्रोत ही है, जिसे सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। ये अप्रत्यक्ष स्रोत या प्रमाण है। इनका आधार है भूकंप शास्त्र यानी सिस्मोलॉजी।
भूकंप शास्त्र क्या है? भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं को आधार बनाया है। भूकंप शास्त्र भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं को आधार बनाया है। इसमें क्या किया गया, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है, पहले तो क्रस्ट है तो वो उसमें महाद्वीपीय क्रस्ट होता है और महासागरीय होता है। लेकिन जो क्रस्ट है उसको दो भागों में बांटा गया, एक अपर क्रस्ट, एक लोअर क्रस्ट। उसके बाद फिर आ जाता है मेंटल। मेंटल को दो भागों में बांटा गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर आ गया कोर। कोर को भी आउटर और इनर में बांटा गया। तो अपर मेंटल मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कुछ जो संक्रमण रेखा पाई जाती है, संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, उसे बोला गया कोनार्ड आसंतत्य। कोनार्ड आसंतत्य। और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो पाया गया उसे बोला गया मोहोरोविक आसंतत्य। मोहोरोविक आसंतत्य। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो पाया गया उसे बोला गया रिपती आसंतत्य। और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच जो पाया गया उसे बोला गया गुटेनबर्ग आसंतत्य। गुटेनबर्ग आसंतत्य। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो पाया गया उसे बोला गया लेहमन आसंतत्य। लेहमन आसंतत्य। तो अपर और लोअर क्रस्ट के बीच कोनार्ड आसंतत्य, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच मोहोरोविक आसंतत्य, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रिपती आसंतत्य, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच गुटेनबर्ग आसंतत्य और आउटर कोर और इनर कोर के बीच लेहमन आसंतत्य पाया जाता है। अब देखते हैं भूकंप। भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, पिंड तरंगे और सतही तरंगे। पिंड तरंगे मतलब बॉडी वेव्स, सतही तरंगे मतलब सरफेस वेव्स। पिंड तरंगों को दो प्रकार से देखा गया, मतलब दो भाग में बांटा गया, एक किसे कहते हैं और दूसरा इसका प्रकार। तो पिंड तरंगे किसे कहते हैं इसे देखते हैं। तो पिंड तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं। इसका प्रकार इसे दो भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक यानी पी वेव्स और एक द्वितीयक या गौड़ यानी यस वेव्स। तो प्राथमिक तरंगे जो है, प्राथमिक पिंड तरंगे जो हैं यानी पी वेव्स जो है वो ठोस, द्रव एवं गैसीय माध्यमों में संचरित हो सकता है, जबकि द्वितीयक या गौड़ पिंड तरंगे जो हैं यानी यस वेव्स वे केवल ठोस माध्यम में संचरित हो सकती हैं। तो इसी के साथ लेक्चर 8 क्लास नोट्स समाप्त होता है। लेकिन हम इसी के साथ चलिए पीडीएफ को पढ़ लेते हैं जो क्लास पीडीएफ मिला है। तो क्लास पीडीएफ में पहले है परिचय। परिचय को दो भागों में बांटा गया, एक आंतरिक भौतिक संरचना का अर्थ और दूसरा अध्ययन आवश्यक क्यों। चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की दूरी लगभग 6370 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। सतह से केंद्र की ओर जाने पर विभिन्न गहराइयों एवं विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक विशेषताओं यथा घनत्व, ताप, दाब एवं चट्टानों की पदार्थीय अवस्था से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना से संबंधित है। चूँकि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना पृथ्वी की सतह पर बहुआयामी प्रभाव उत्पन्न करती है अथवा कर सकती है, जो कि सतह पर भौतिक एवं जैविक घटकों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं अथवा कर सकते हैं। अतः पृथ्वी की भौतिक संरचना का अध्ययन अपरिहार्य है। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी मानव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कर पाना संभव नहीं है। अतः पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी के निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पहला अप्रत्यक्ष स्रोत, पहला प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत और तीसरा है सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी हेतु
प्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत ज्वालामुखीता से निःसृत लावा एवं अन्य पदार्थों के अध्ययन खनन। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर महासागरों में प्रवेधन परियोजनाएं एवं समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे भी पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे अब तक सर्वाधिक गहरा प्रवेधन यानी ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में लगभग 12 किलोमीटर गहरा किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों जहां मानव मिशन संभव हो को भी प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत रखा जा सकता है। प्रत्यक्ष स्रोत के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों उल्कापिंडों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ घनत्व, ताप एवं दाब पर आधारित परमाणुओं को भी अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है, जिनका विवरण निम्नलिखित है। इसमें पहला है, घनत्व पर आधारित प्रथम मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में सतह से केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों के रासायनिक संगठन एवं संगठन में परिवर्तन नहीं आता। ऐसी दशा में गहराई में वृद्धि के साथ दाब में समान दर से वृद्धि होती है। चूँकि दाब एवं घनत्व में समानुपाती संबंध होता है, अतः गहराई में वृद्धि के साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है, घनत्व पर आधारित प्रमाण के दूसरे मतानुसार प्रत्येक पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा होती है, अतः गहराई में वृद्धि के साथ समान दर से दाब में वृद्धि होने पर एक सीमा के उपरांत दाब में तो वृद्धि होगी, लेकिन घनत्व में वृद्धि नहीं होगी। द्वितीय मतानुसार सतह से केंद्र की ओर जाने पर चट्टानों के रासायनिक संगठन एवं संगठन में परिवर्तन पाया जाता है, जहां अपेक्षाकृत ऊपरी परतों से हल्की एवं निचली परतों में भारी चट्टानें पाई जाती हैं। जहां अपेक्षाकृत ऊपरी परतों में हल्की एवं निचली परतों में भारी चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसी दशा में गहराई में वृद्धि के साथ दाब में असमान दर से वृद्धि होने के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है, ताप पर आधारित प्रमाण के अनुसार सतह से केंद्र की ओर जाने पर गहराई में वृद्धि के साथ प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में औसत दर से वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान के अत्यधिक होने के परिणाम स्वरूप चट्टानें गर्म गलित अवस्था में रूपांतरित हो जाती हैं। प्रमाण हेतु ज्वालामुखीता से निःसृत गर्म तप्त लावा को आधार बनाया गया। नोट में ए पॉइंट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपेक्षाकृत ऊपरी परतों में गहराई में वृद्धि के साथ तापमान के बढ़ने का दर अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि निचले भागों में तापमान के बढ़ने की दर अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि अपेक्षाकृत ऊपरी परतों में रेडियोधर्मी पदार्थों की उपलब्धता अधिक, वहीं निचली परतों में रेडियोधर्मी पदार्थों की उपलब्धता कम होती है। रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से ऊर्जा विमुक्त। बी पॉइंट है, सामान्यता 8 किलोमीटर की गहराई तक औसतन 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। प्रारंभिक 100 किलोमीटर की गहराई में प्रति किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस, तदुपरांत 300 किलोमीटर की गहराई में प्रति किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस एवं
इसके उपरांत प्रति किलोमीटर की गहराई 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। दाब पर आधारित प्रमाण में ताप पर आधारित प्रमाण की आलोचना की गई क्योंकि इसमें दाब के प्रभाव को महत्व नहीं दिया गया। दाब पर आधारित प्रमाण के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई में वृद्धि के साथ साथ दाब में भी वृद्धि होती है, जिससे कि गलनांक बिंदु में भी वृद्धि होती है। अतः संभव है कि आंतरिक भाग में चट्टानें ठोस अवस्था में रह सकें। उपरोक्त अप्रत्यक्ष स्रोतों के अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्व बल एवं भूकंप संबंधी क्रियाएं भी अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल हैं। भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा को समझा जा सकता है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1 पॉइंट है, ऊपरी एवं निचली क्रस्ट में प्राथमिक एवं द्वितीयक भूकंपीय तरंगों का संचरण होता है, लेकिन ऊपरी क्रस्ट में इनकी गति निचले क्रस्ट की अपेक्षा कम होती है। अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण क्रस्ट ठोस चट्टानी परत है, जहां निचले क्रस्ट का घनत्व ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक है। दूसरा पॉइंट है, ऊपरी मेंटल के ऊपरी एवं निचले मेंटल के निचले भागों में प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगों का संचरण पाया जाता है, जहां निचले मेंटल में इनकी गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः स्पष्ट है कि यह संपूर्ण भाग ठोस चट्टानी परत है, जहां निचले मेंटल का घनत्व ऊपरी मेंटल की अपेक्षा अधिक है। तीसरा पॉइंट है, मेंटल के लगभग मध्यवर्ती भाग यानी मुख्यतः 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में, तो मेंटल के लगभग मध्यवर्ती भाग में प्राथमिक तरंगों का संचरण अपेक्षाकृत कम गति के साथ पाया जाता है, जबकि द्वितीयक तरंगें यहाँ नहीं चलती। अतः स्पष्ट है कि यह भाग चट्टानों की पिघली हुई अथवा सुघट्ट अवस्था वाला भाग है, जिसका घनत्व अपेक्षाकृत कम है। इसी क्षेत्र को निम्न गति का मंडल कहते हैं। चौथा पॉइंट है, बाह्य क्रोड में प्राथमिक तरंगों का संचरण अपेक्षाकृत कम गति के साथ पाया जाता है, जबकि द्वितीयक तरंगें यहाँ नहीं चलती। वहीं आंतरिक क्रोड में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों तरंगों का संचरण अपेक्षाकृत अधिक गति के साथ पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि बाह्य क्रोड अपेक्षाकृत कम घनत्व वाला तरल परत है, जबकि आंतरिक क्रोड सर्वाधिक घनत्व वाला ठोस परत है। वास्तव में भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को निम्नलिखित 3 मंडलों अथवा परतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो 7वां पॉइंट हो गया, ये वास्तव में जो था, वास्तव में ये 5वां पॉइंट था। वास्तव में भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को निम्नलिखित 3 मंडलों अथवा परतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर 2 शब्दों से मिलकर बना है, लिथोस प्लस स्फीयर। लिथोस का मतलब है रॉक्स और स्फीयर का मतलब है जोन। स्थल मंडल की गहराई लगभग 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है, यानी महाद्वीपों के नीचे। महासागरीय क्षेत्रों में इनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। स्थल मंडलीय परत में सिलिका एवं एल्यूमीनियम की प्रधानता पाई जाती है। इसमें संपूर्ण क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल का भाग सम्मिलित शामिल है। दूसरा प्रकार है पायरोस्फीयर। इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं, जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से
2880 या 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और तीसरा है बैरी स्फीयर। इसकी गहराई पायरोस्फीयर के नीचे से केंद्र तक होती है। यह सर्वाधिक घनत्व वाला परत है। अभिनव विचार में पहला है क्रस्ट। क्रस्ट की औसत मोटाई 35 से 40 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपों पर नवीन वलित पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है, जैसे हिमालय के नीचे। क्रस्ट को महाद्वीपीय एवं महासागरीय क्रस्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई 35 से 40 किलोमीटर होती है। साथ ही साथ इसका निर्माण मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से होने के कारण इसका घनत्व अपेक्षाकृत महासागरीय क्रस्ट यानी इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। किससे कम होता है? अपेक्षाकृत महासागरीय क्रस्ट से कम होता है। साथ ही साथ महाद्वीपीय क्रस्ट की आयु महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा अधिक है। दूसरा पॉइंट है महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक होती है, जहां इसका निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, जिसमें फेरियम, मैग्नीशियम एवं चूने की प्रधानता होने के कारण इसका घनत्व महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होता है। साथ ही साथ महासागरीय क्रस्ट की आयु महाद्वीपीय क्रस्ट की आयु से कम है। तीसरा पॉइंट है नोट। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% एवं द्रव्यमान का लगभग 0.5% भाग क्रस्ट के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण तथ्य। संपूर्ण पृथ्वी पर बात करें तो लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है 35.5%, उसके बाद ऑक्सीजन 30%, उसके बाद सिलिकॉन 15%, उसके बाद मैग्नीशियम 13%, उसके बाद निकेल 2.4%, उसके बाद सल्फर या गंधक 1.9%, उसके बाद कैल्शियम 1.1%, उसके बाद एल्यूमिनियम 1.1%। और वही क्रस्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%, उसके बाद सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, फेरियम या लोहा 5%, मैग्नीशियम 2%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.4% और सोडियम 2.4%। अब हम देखते हैं मेंटल की अवस्थिति क्रस्ट एवं क्रोड के मध्य पाई जाती है, जिसकी मोटाई या गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। मेंटल यानी ऊपरी मेंटल में ही दुर्बल मंडल क्षेत्र अवस्थित है, जहां चट्टानें गर्म गलित अवस्था अर्थात सुगठ्य अवस्था में पाई जाती हैं, जो कि मैग्मा का मुख्य स्रोत क्षेत्र है। पृथ्वी के कुल आयतन का 84% भाग एवं कुल द्रव्यमान का लगभग 67% भाग मेंटल के अंतर्गत आता है। मेंटल में ही दूसरा पॉइंट है द लोअर मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू हाई प्रेशर। मतलब कि माना जाता है कि लोहा एवं मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट खनिजों से बना होता है। फिर से ये पॉइंट पूरा पढ़ूंगा। द लोअर मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू हाई प्रेशर। माना जाता है कि लोहा एवं मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट खनिजों से बना होता है। अब हम देखते हैं क्रोड। इसकी गहराई या मोटाई 2900 किलोमीटर से लेकर केंद्र तक अर्थात 6370 किलोमीटर तक पाई जाती है। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 15% एवं द्रव्यमान का लगभग 32.5% भाग क्रोड के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का रासायनिक संगठन। तो इसमें जो क्रस्ट है वो सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। जो मेंटल है वो सीमा यानी सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है।
और जो क्रोड है वो निफे यानी निकेलियम फेरियम से मिलकर बना है। चुंबकत्व के गुण की बात करें तो पृथ्वी भूचुंबकत्व के गुण हेतु उत्तरदायी है, क्योंकि आंतरिक क्रोड में निकेल और फेरियम पाया जाता है। साथ ही इस परत पर दबाव सर्वाधिक है और घनत्व सर्वाधिक है। कितना घनत्व है? 13 सेंटीमीटर प्रति क्यूब, 13 मीटर प्रति क्यूब। पृथ्वी की आंतरिक दशा को जानने के बहुआयामी लाभ या महत्व, जिसमें पहला महत्व या लाभ है आंतरिक भाग में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज संसाधनों और जीवाश्म ईंधनों संसाधनों यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि की उपलब्धता संबंधी जानकारी और इससे आर्थिक विकास संभव होता है और आर्थिक विषमता को दूर करने का सार्थक प्रयास संभव होता है। दूसरा लाभ या महत्व है आंतरिक भाग अस्थिर क्षेत्रों की पहचान होती है अथवा भूकंप एवं ज्वालामुखीता से प्रभावित एवं संभावित क्षेत्र का सीमांकन होता है, जिसका प्रभाव अधिवासों का वैज्ञानिक आधार पर विकास और आपदा प्रबंधन हेतु बेहतर रणनीति बनाने में किया जा सकता है। और तीसरा महत्व या लाभ है आंतरिक भाग में उपलब्ध भूतापीय ऊर्जा की जानकारी से तकनीकी दक्षता एवं उपयोग से भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत ऊर्जा संकट की समस्या का समाधान हो सकता है। और भूतापीय ऊर्जा भारत के लद्दाख क्षेत्र के पुग्गा घाटी में सर्वाधिक पाई जाती है। अब चौथा लाभ या महत्व है आंतरिक दशा की जानकारी के क्रम में उन ज्वालामुखियों की पहचान जो अपनी अंतिम अवस्था में है एवं जिसमें सल्फर का निष्कासन का आर्थिक उपयोग किया जा सकता है। और पांचवां लाभ या महत्व है भवन जल के नवीन क्षेत्रों की जानकारी संभव हो सकती है। तो देखें, उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर भौतिक एवं जैविक घटकों के संदर्भ में विविध प्रकार के सकारात्मक एवं विकासात्मक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रादेशिक विकास एवं नियोजन में भी सहायक हो सकता है। अतः इसकी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ लेक्चर 8 यहीं पे समाप्त होता है। जियोग्राफी क्लास 9। समांग माध्यम क्या है? जिसमें तरंगें सीधी चलती हैं। विषमांग माध्यम क्या है? जिसमें तरंगों में परावर्तन हो या तो अपवर्तन हो। तो चट्टानों का घनत्व समानुपाती होता है तरंगों का वेग। ठीक है। तो जो अब हम देखते हैं जो ऊपर क्रस्ट है, मतलब ऊपरी क्रस्ट जो है उसमें पी और यस तरंगें चलती हैं। यस तरंग संचरण कर सकती हैं और उसकी गति कम होती है। ठीक है। और जो लोअर क्रस्ट है उसमें पी और यस तरंगें संचरण कर सकती हैं और उसकी गति अधिक होती है। ठीक है। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि संपूर्ण क्रस्ट ठोस अवस्था में है और लोअर क्रस्ट का जो घनत्व है यानी निचले क्रस्ट का घनत्व ऊपरी क्रस्ट से अधिक है। ठीक है। उसके बाद ऊपरी मंडल में जो है वो पी वेव्स केवल चल सकती है, मतलब पी तरंगे केवल संचरण कर सकती हैं और उसकी गति निम्न होती है। और जो लोअर मेंटल है उसमें पी और यस वेव्स दोनों गति कर सकती हैं और उसकी गति अधिक होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ऊपरी मेंटल जो है और लोअर मेंटल जो है वो ठोस अवस्था में है। और ऊपरी मेंटल का घनत्व अगर बात करें तो लोअर मेंटल का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है ऊपरी मेंटल की अपेक्षा। ठीक। फिर हम देखते हैं जो आउटर कोर है उसमें यस वेव्स नहीं चल सकती, पी वेव्स चल सकती हैं। और जो लोअर कोर है उसमें पी और यस दोनों वेव्स चल सकती हैं। लेकिन जो ऊपरी क्रस्ट में यानी आउटर कोर में जो यस वेव्स नहीं चल सकती, पी वेव्स चल सकती हैं, उसमें गति मंद होता है।
इससे निकला अर्थ कि तरल अवस्था और घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। लोअर क्रोड में ठोस अवस्था और घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक। और लोअर मेंटल में ही, लोअर जो मेंटल है उसी में 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र, 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र वर्तमान में जो 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र है वही दुर्बल मंडल कहलाता है। 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र पाया जाता है वर्तमान में, जिसकी गहराई 400 किलोमीटर तक है, जिसे दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। और ये 100 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें यस वेव्स जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं और पी वेव्स चलती हैं, यानी इसे हम लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं। इसमें गति बहुत मंद होती है। वास्तव में यहाँ चट्टानें सुघट्ट अवस्था में है। ठीक है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 मंडलों या परतों में वर्गीकृत है। नंबर 1 स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का अर्थ है रॉक्स, यानी लिथो प्लस स्फीयर से मिलकर बना है। लिथोस का अर्थ है, लिथो का अर्थ है रॉक्स और स्फीयर का अर्थ है जोन या एरिया। जो क्रस्ट है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय और एक जलीय। जो स्थलीय है ना वो 100 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसमें स्थल मंडल में हम पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। कहाँ होती है? महाद्वीपों के नीचे। दूसरा है बेसाल्ट चट्टान की, मतलब पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महासागरों के नीचे। वो महाद्वीपों के नीचे ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता और बेसाल्ट चट्टान महासागरों के नीचे। और तीसरा पॉइंट है स्थल मंडलीय परत में सिलिका एवं एल्यूमीनियम की प्रधानता होती है, यानी संपूर्ण क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल में, संपूर्ण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को स्थल मंडलीय खंड यानी प्लेट कहते हैं, जिसकी मोटाई 200 किलोमीटर होती है। दूसरा प्रकार है, दूसरी परत है या मंडल है पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर पायरोस्फीयर क्या है कि ऊपरी मेंटल से लेके नीचे जो है निचले मतलब क्रोड तक पूरा मान लीजिए 2900 किलोमीटर का क्षेत्र, 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का क्षेत्र पायरोस्फीयर कहलाता है। इसमें पायरोस्फीयर में पहला पॉइंट है सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसकी मोटाई या गहराई 100 या 200 से 2880 या 2900 किलोमीटर होती है। इसे मिश्रित मंडल भी कहा जाता है। तीसरा है बैरीस्फीयर। इसमें पहला पॉइंट है सबसे निचला मंडल है। इसका विस्तार 2900 से 6371 किलोमीटर होता है और सर्वाधिक घनत्व वाला ये मंडल है। ठीक। अब देखते हैं भूकंप छाया क्षेत्र यानी अर्थक्वेक शैडो जोन। तो जहाँ से भूकंप निकलता है ना उसे फोकस या हाइपोसेंटर यानी भूकंप फोकस या हाइपोसेंटर बोला जाता है। और भूकंप जहाँ सबसे पहले पहुँचता है ना, सतह के जिस भाग में सबसे पहले पहुँचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें 105 डिग्री तक, जैसे अगर हम पृथ्वी को 360 डिग्री का होता है ना, तो अगर हम बात करें 105 डिग्री दोनों तरफ, तो उसमें पी और यस वेव्स चलती हैं। पी और यस तरंगे चल सकती हैं। और अगर 105 डिग्री से 145 डिग्री बात करें तो उसमें पी और यस तरंगे नहीं चलती हैं, जिसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। और जो 145 डिग्री से 145 डिग्री का क्षेत्र है ना, वहाँ पी वेव्स तो चलती हैं लेकिन यस वेव्स नहीं चलती हैं। ठीक। तो ये अधिकेंद्र से होगा। अधिकेंद्र से 105 डिग्री पे पी और यस वेव्स चलेंगी। 105 डिग्री से 145 डिग्री पे पी और यस वेव्स नहीं चलेंगी, जिसे भूकंप छाया क्षेत्र बोला जाएगा। और 145 डिग्री से 145 डिग्री यानी दक्षिण और पूरब या पश्चिम और पूरब जो 145 डिग्री क्षेत्र है वहाँ पी वेव्स तो चलेंगी, यस वेव्स नहीं चलेंगी, जिसे यस वेव्स छाया क्षेत्र भी बोलते हैं। मुझे सही से पढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह क्षेत्र जहाँ भूकंपीय तरंगों का संचरण नहीं पाया जाता उसे भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं।
पृथ्वी की सतह पर जहां भूकंपीय तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से पृथ्वी के आंतरिक केंद्र में 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और यस दोनों ही भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन प्राप्त होता है। 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य दोनों यानी पी और यस में से किसी भी भूकंपीय तरंग का अभिलेखन प्राप्त नहीं होता और इस क्षेत्र को दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। 145 डिग्री से परे 145 डिग्री से परे पी तरंगों का अभिलेखन प्राप्त होता है जबकि यस तरंगों का अभिलेखन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार यह यस तरंग छाया क्षेत्र है। विदित है कि यस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि यह पृथ्वी के 40% से भी अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत। गुरुत्व बल। चूंकि गुरुत्व और पदार्थ के द्रव्यमान में समानुपाती संबंध होता है, त्रिज्या के अलावा अन्य कारक भी गुरुत्व को प्रभावित करते हैं जिसे गुरुत्वीय विसंगति कहते हैं। विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्व असमान होता है, जैसे विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक। वास्तव में गुरुत्व व पदार्थ के द्रव्यमान के मध्य संबंध होता है। इस प्रकार पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। ध्यातव्य है कि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्व की भिन्नता अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है और यह भिन्नता गुरुत्वीय विसंगति कहलाती है, जो कि हमें पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देते हैं। चुंबकीय सर्वेक्षण। चुंबकीय पदार्थों के वितरण की जानकारी देता है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भौतिक दशा की जानकारी प्राप्त होती है। अभिनव विचार या आधुनिक विचार। इसके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 प्रकार से बांटा गया: क्रस्ट या भूपर्पटी या पपड़ी, दूसरा मेंटल या प्रवार और तीसरा क्रोड या कोर। जो क्रस्ट है वो 2 प्रकार से होता है, एक महाद्वीपीय एक महासागरीय। और क्रस्ट की औसत मोटाई 40 किलोमीटर या 33 किलोमीटर हम कह सकते हैं होती है। ये नवीन वलित पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। क्रस्ट के निर्माण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है: महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई 48 किलोमीटर। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसकी आयु महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा अधिक है, जबकि महासागरीय क्रस्ट जो है उसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर या कह सकते हैं 5 से 10 किलोमीटर। निर्माण इसका मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है और बेसाल्ट चट्टान में फेरम, मैग्नीशियम और चूने की प्रधानता पाई जाती है। और महासागरीय क्रस्ट की आयु अपेक्षाकृत कम होती है महासागरीय क्रस्ट से। क्रस्ट का ऊपरी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है व महाद्वीपों का निर्माण करता है, जिसमें मुख्य खनिज घटक सिलिका एवं एल्यूमीनियम है। निचला भाग सघन बेसाल्ट चट्टानों का निरंतर बेल्ट है, जो समुद्र के नितल का निर्माण करता है, जिसमें मुख्य रूप से सिलिका, मैग्नीशियम व लोहे की प्रधानता है। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% एवं द्रव्यमान का लगभग 0.5% भाग क्रस्ट के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण तथ्य। संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो इसमें लोहा 35.5% पाया जाता है, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4%, गंधक 1.9%, कैल्शियम 1.1% और एल्यूमीनियम 1.1%। जबकि क्रस्ट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमीनियम 8.1%, कैल्शियम 3.6%,
पोटेशियम 2.4%, सोडियम 2.4% और मैग्नीशियम 2% पाई जाती है। अब देखते हैं मेंटल या प्रवार। मेंटल या प्रवार में पहला पॉइंट है, इसकी गहराई या मोटाई क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक 100 से 2900 किलोमीटर तक होती है। दूसरा पॉइंट है, ऊपरी मंडल में दुर्बल मंडल क्षेत्र 100 से 200 या 400 किलोमीटर की गहराई तक अवस्थित है, जो कि सुघट्ट अवस्था में है और यह मैग्मा का प्रमुख स्रोत क्षेत्र है। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी के कुल आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% इसके अंतर्गत आता है। और चौथा पॉइंट है, निचला मेंटल उच्च दबाव के कारण ठोस अवस्था में है और माना जाता है कि यह लोहा एवं मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट खनिजों से भरा हुआ है। अब देखते हैं कोर या क्रोड। कोर या क्रोड की मोटाई 2900 किलोमीटर से केंद्र तक है। दूसरा पॉइंट इसमें है, ऊपरी क्रोड या बाह्य क्रोड तरल जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, लेकिन दोनों में मुख्य खनिज निकेल एवं फेरियम है। तीसरा पॉइंट है इसमें, पृथ्वी के कुल आयतन का 15% और द्रव्यमान का 32.5% भाग इसके अंतर्गत आता है। इसी के साथ लेक्चर 9 समाप्त। जियोग्राफी लेक्चर 10, रासायनिक संगठन। जो क्रस्ट है वो सियाल से मिलकर बना है, यानी सियाल की प्रधानता होती है, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। जबकि जो मेंटल है उसमें सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, और जो कोर या क्रोड है उसमें निफे यानी निकेल और फेरियम की प्रधानता होती है। ई प्राइम लेयर। हाल ही में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं सहित एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पृथ्वी की सतह और कोर के मध्य जुड़ाव को एक शोध के माध्यम से बताया। यह शोध एस्ट्रोबायोलॉजी मैगजीन में भी प्रकाशित हुआ। इस शोध में बताया गया कि कोर के बाहरी भाग पर एक विशिष्ट परत का निर्माण हुआ है। यह परत अरबों वर्षों में ग्रह की गहराई में प्रवेश करने वाले सतही जल के कारण बनी है, जो हाइड्रोजन समृद्ध व सिलिका रहित परत है। शोध के अनुसार अरबों वर्षों में सतह के लगभग 8 मील नीचे विवर्तनिकी प्लेटों तक जल पहुंच गया और यह जल कोर के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करता है व इस प्रतिक्रिया से बाह्य कोर पर हाइड्रोजन समृद्ध सिलिका रहित परत का निर्माण होता है, जो कि एक फिल्म जैसी संरचना के जैसा दिखता है। इसे ई प्राइम लेयर कहते हैं। यह खोज आंतरिक प्रतिक्रियाओं, चुंबकीय क्षेत्र, ताप उत्पादन व प्लेट विवर्तनिकी आदि को समझने के लिए सहायक होगा। साथ ही कोर में यह परत अन्य भू रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने में भी सहायक होगा। ये पूरा फिर से पढ़ता हूँ। यह खोज आंतरिक प्रतिक्रियाओं, चुंबकीय क्षेत्र, ताप उत्पादन व प्लेट विवर्तनिकी आदि को समझने के लिए सहायक होगा। साथ ही कोर में यह परत अन्य भू रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने में भी सहायक होगा। भारत में भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद ऊष्मा है, जहां तकनीकी के माध्यम से इस ऊर्जा को प्राप्त करके इसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने, इमारतों को गर्म करने, स्नान करने आदि में किया जाता है।
भूतापीय ऊर्जा गेसर, लावा, फुब्बारा, हॉट स्प्रिंग के रूप में भी होती है, जिसमें से उष्मा का निष्कासन होता है। भारत में भूतापीय क्षेत्रों की खोज व अध्ययन 1970 में प्रारंभ हुआ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में देश में 150 भूतापीय क्षेत्रों की खोज की, जिसमें लद्दाख का पुग्गा घाटी क्षेत्र सर्वाधिक आशाजनक क्षेत्र है। ध्यातव्य है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट है। प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे ये भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है, तो अगर हम उत्तर में बात करें यानी हिमालय, पहला है हिमालय। हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, जहाँ हिमाचल प्रदेश में मणिकरण प्रमुख है, यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा है। दूसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जलगांव। और तीसरा है उत्तराखंड, उत्तराखंड में तपोवन क्षेत्र। चौथा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर। पांचवा है गुजरात, गुजरात में तुआ। छठा है महानदी, महानदी में उड़ीसा में तप्त पानी का झरना। और सातवां है गोदावरी बेसिन। ठीक, तो देख फिर से एक बार बोल देता हूँ, हिमालय, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महानदी, गोदावरी बेसिन। अब देखते हैं ऊर्जा उत्पादन कैसे। भूतापीय रूप से बिजली उत्पादन हेतु भूमिगत जलाशयों में 1.6 किलोमीटर या अधिक गहराई वाले कुएं खोदे जाते हैं। ये कुएं टरबाइनों को चलाने के लिए भाप व गर्म पानी का दोहन करते हैं और इनसे बिजली का उत्पादन होता है। ध्यातव्य है कि भूतापीय बिजली का उत्पादन सर्वप्रथम 1904 में लॉर्ड रेलो, जो कि इटली में थे, में किया गया था। तो ध्यातव्य है कि भूतापीय बिजली का उत्पादन सर्वप्रथम 1904 में लॉर्ड रेलो द्वारा किया गया था। यूएसए भूतापीय बिजली उत्पादन की मात्रा में विश्व में सबसे आगे है। इसके अलावा इटली, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, आइसलैंड व जापान में भी भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भारत के संदर्भ में, भारत में गर्म झरनों को 7 भूतापीय प्रांतों में बांटा गया है। हिमालय, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, पश्चिमी तट, सोन, नर्मदा क्षेत्र, कैम्बे बेसिन एवं सहारा घाटी। फिर से बोलता हूँ, भारत में गर्म झरनों को 7 भूतापीय प्रांतों में बांटा गया है। हिमालय, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, पश्चिमी तट, सोन नर्मदा क्षेत्र, कैम्बे बेसिन एवं सहारा घाटी। लद्दाख में पुग्गा घाटी सॉल्ट लेक घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में चांगथांग घाटी में अवस्थित है। यहाँ गर्म जल के स्रोत मौजूद हैं। ओएनजीसी, ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी ने यहाँ पर, यानी यहाँ पर कहाँ, पुग्गा घाटी, तो ओएनजीसी ने यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा के उपयोग हेतु परियोजना शुरू की है। यह भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना होगी व 14,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंची परियोजना होगी। यहाँ पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली संयंत्र चलाने के लिए 1,000 मीटर गहरे कुएं खोदे जाएंगे।
अब हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर भूस्खलन यानी अर्थ मूवमेंट। इसका पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम परिचय या भूमिका देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है और अध्ययन कैसे करना है। दूसरा हम देखेंगे प्रकार या वर्गीकरण, जिसमें हम इसे दो भागों में बांटेंगे, एक अंतर्जात भूस्खलन और एक बहिर्जात भूसंचलन है। और तीसरा हम देखेंगे इसका प्रभाव और चौथा देखेंगे निष्कर्ष। परिचय में अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो जहाँ पे अभी भारत में जहाँ हिमालय है ना, वर्तमान में जहाँ हिमालय है वहाँ पूर्व में तैथिस सागर था। अगर हम बात करें पृथ्वी की जो सतह है उसे बहिर्जात भूसंचलन कहते हैं, वहाँ बहिर्जात भूसंचलन होता है। और जो पृथ्वी का आंतरिक है ना, या वहाँ पे अंतर्जात भूसंचलन होता है। तो सतह और आंतरिक जो है दोनों जो हैं वो स्थिर नहीं है, यहाँ पे अधिक गतिशील या संचलन होता है, जिसे भूसंचलन कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सतह पर दृश्यमान प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिससे अनेक घटनाएं जैसे जैविक एवं अजैविक घटकों, दृश्य भूमियों, मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। अतः इनका अध्ययन अपरिहार्य हो जाता है। अब इसके वर्गीकरण को हम देखते हैं। तो वर्गीकरण दो प्रकार से, एक एंडोजेनिक यानी अंतर्जात भूसंचलन, एक एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट यानी बहिर्जात भूसंचलन। तो एंडोजेनिक भूसंचलन को हम तीन प्रकार से देखेंगे। एक पहला इसका अर्थ देखेंगे, फिर इसकी उत्पत्ति का कारण देखेंगे, उसके बाद इसका प्रकार एवं प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले अंतर्जात भूसंचलन के अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न संचलन। अगर इसकी उत्पत्ति के कारण की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है आंतरिक भाग में उपलब्ध रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से विमुक्त ऊर्जा के द्वारा। फिर से बोलता हूँ, अंतर्जात भूसंचलन के उत्पत्ति के कारण में पहला है आंतरिक भाग में उपलब्ध रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन से विमुक्त ऊर्जा के द्वारा, और दूसरा है चट्टानों के तापमान में विषमता, जिसके कारण प्रसरण और संकुचन होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है और भूसंचलन होता है। और तीसरा अगर बात करें तो विभिन्न गहराइयों और विभिन्न क्षेत्रों में चट्टानों के घनत्व, ताप, दाब और विस्तार में अंतर होता है। इन चट्टानों के मध्य समायोजन से ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे भूसंचलन होता है। और चौथा बात करें तो पृथ्वी के शीतल होकर संकुचित होने से भूसंचलन होता है। और पांचवा बात करें तो पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन या आवर्तन या रोटेशन गति में ह्रास के कारण भूसंचलन होते हैं। और छठा बात करें तो विभिन्न तत्वों का रासायनिक योग के कारण भूसंचलन होते हैं। और सातवां बात करें तो जो दुर्बल मंडल है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ठोस या अर्ध ठोस स्थल मंडलीय खंड सुघट अवस्था वाले दुर्बल मंडल पर संचरण करते हैं, जिससे घर्षण होता है। घर्षण से ऊर्जा विमुक्त होती है और भूसंचलन हो जाता है। और आठवें पॉइंट की बात करें तो क्लास 10 यहीं पे समाप्त हो जाता है, लेकिन हम 8वां पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर से उसमें देख लेंगे क्लास 8-11 में। तो 8वां पॉइंट कहते हैं, आर्थर होम्स कहते हैं कि मैग्मा का संगठन तरंग सिद्धांत। आर्थर होम्स ने मैग्मा के संगठन तरंग सिद्धांत को दिया, जिसके अनुसार पृथ्वी की गहराई बढ़ने पर, मतलब गहराई में जाने पर, गहराई बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है एवरेज रेट से, मतलब औसत दर से टेम्परेचर बढ़ता है, यानी प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव होता है कि चट्टानें गर्म गलित अवस्था में हो जाती हैं, जिसका परिणाम है दुर्बल मंडल। मैग्मा का संवहन तरंग के रूप में प्रवाह, मैग्मा है पृथ्वी के दुर्बल मंडल में, वो जो मैग्मा है उसका संवहन तरंग के रूप में प्रवाह,
और इसके प्रभावाधीन अंतर्जात भू संचलन होता है। और अंतर्जात भू संचलन हेतु बताए गए विभिन्न कारकों में मैग्मा का संवहन तरंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, लेकिन आलोचकों के अनुसार मैग्मा का संवहन धारा के रूप में प्रवाह संदेहास्पद है। इसी के साथ लेक्चर 10 यहीं पे समाप्त होता है।